देखो इस 8 चैप्टर में किसके बारे में बता रखा है, हेरिडिटी के बारे में बता रखा है। ठीक है, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है कि आपको अपने जो भी पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या और भी आपके जो पूर्वज होते हैं, उनसे आपको कोई ना कोई कैरेक्टर मिलते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर, बॉडी में हमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर रिसीव होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर हमको उनसे रिसीव हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, कि हमें हेरिडिटी में चीज मिली है। जैसे मान लीजिए आपके जो पूर्वज है वो अगर हाइट में लंबे रहे और आपकी हाइट भी लंबी है, तो अपन कहते हैं कि ये चीज किस में आई है, हमारे हेरिडिटी के अंदर है ना, ये हमारी जीन्स के अंदर है ये चीज। वो जीन्स जो होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अभी तो अपन क्या वर्ड समझ रहे हैं यहाँ पे, हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी में हमको हमारे पूर्वजों से जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपन को इस चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इस नाम चलता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसने इवोल्यूशन वाले पार्ट को क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया। तो अब कौन सा पार्ट ही रहता है सिर्फ इसके अंदर, हेरिडिटी। तो अपन को इसके बारे में पढ़ना है सिर्फ, और ये चैप्टर जो है आज ये कंप्लीट हो जाएगा एक बार में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होती है इस चैप्टर की जो आपको समझ में आनी चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में दे रखा है कि कैरेक्टर क्या होता है। देखो इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए हाइट है, तो हाइट एक तरह का क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, हाइट क्या एक तरह का। अब इस कैरेक्टर में दो ट्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, दो ट्रेट। एक तो ट्रेट हो सकता है टॉल, और एक क्या हो सकता है, शॉर्ट। जैसे एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा एक कैरेक्टर की बात करते हैं अपन, कलर। ठीक है, अब कलर जो होता है उसमें दो ट्रेट होते हैं, या तो कलर कैसा हो सकता है, फेयर, या कैसा हो सकता है, ब्राउन। आई मीनिंग समझ में। तो अपन जो ये बात कर रहे हैं ना, कलर, हाइट, ये तो क्या होते हैं, सारे कैरेक्टर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं फिर, ट्रेट होते हैं, कि वो फिर टॉल है या शॉर्ट है, फेयर है या फिर ब्राउन है, आईज जो इसकी वो ब्लैक है या फिर ब्लू है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो ये कह रहा है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर्स सच एज हाइट, कॉम्प्लेक्सेशन, कलर्स ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, शेप ऑफ नोज, चिन, ईटीसी। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कैरेक्टर के अंदर आती है। लेकिन कहता है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। लेकिन जो कैरेक्टर में अल्टरनेटिव चीजें होती है, अल्टरनेटिव चीजें मतलब कि अगर कलर लिया तो फेयर है या ब्राउन है, हाइट ली टॉल है या शॉर्ट है, तो वो अल्टरनेट जो चीजें मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रेट्स कहते हैं। चैप्टर में कुछ जगह ऐसी आ सकती है जहाँ पे वो कैरेक्टर और ट्रेड्स को क्या बता देगा, लगभग सेम ही बता देता है कि एक ही मीनिंग है दोनों का। लेकिन जब अपन डिटेल में इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन चाहे तो हम इसको सेम भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है द ट्रांसमिशन ऑफ पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर और ट्रेड्स। तो अब ये क्या होते हैं, ये ट्रेड्स या ये कैरेक्टर आपको किससे मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पूर्वजों से। जो लाइन चलती आ रही है, सबकी हाइट बड़ी थी, ये सबके जो कलर थे वो ब्राउन था, तो जो चाइल्ड है उसका कलर भी कैसा है, ब्राउन है। तो ये जो कैरेक्टर आपको अपने फोर फादर से, पूर्वज से मिलते आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछ लेगा, कि चैप्टर का नाम है तो वो पूछ सकता है उसकी डेफिनेशन। अब हेरिडिटी तो होती है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कि जो फोर फादर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी बॉडी से हमारी बॉडी को कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज क्यों जरूरी होते हैं, ताकि आप लोग जो है, ये जो मौसम बदलते चले जा रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता चला जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को क्या कर सको, सेट कर सके, ताकि आपका सर्वाइवल आराम से हो सके। तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। उन चेंजेस को अपन क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, वेरिएशन कहते हैं। कह रहा है द अकरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस और चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल, थोड़ा बहुत वो चेंज आना, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जब ये चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जुड़ता जुड़ता जुड़ता, जब बहुत सारी जनरेशन निकल जाएंगी, पीढ़ियां निकल जाएंगी, उसके बाद में कोई बहुत बड़ा फिर हमको चेंज देखने को मिलेगा, तो हम कहते हैं कि इस वेरिएशन की वजह से क्या आ चुका है, इवोल्यूशन आ चुका है। क्या कहते हैं उससे, इवोल्यूशन। ओके, आ रही बात समझ में यहाँ पे। ये देखो कह रहा है इसके अंदर जब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ग्रेट, तब हम उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। आगे इसमें कह रहा है रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जब भी चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक अपन ने पढ़े हुए हैं वो अभी रिसेंट जो चैप्टर था इससे पहले उसमें यही देखा था। देखते हैं इसके अंदर,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर पेरेंट क्या होता है? एक ही होता है। अब वो एक पेरेंट होता है तो उसी पेरेंट के सेल से जो चाइल्ड है उसका एक सेल क्या होता है? रेडी होता है। अब एक ही पेरेंट के सेल से वो अगला सेल बनेगा, तो इन दोनों के अंदर जो चीजें होंगी वो क्या मिलने वाली है आपको? बिल्कुल सेम मिलेगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। तो वो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन स्मॉल अमाउंट क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने बताया था जब आपका ये सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो इसकी कॉपी करता है। जब ये नया सेल बनता है तो पुराने सेल की क्या करता है? ये कॉपी करता है। लेकिन जब वो कॉपी कर रहा होता है तो कॉपी करते करते भी थोड़ा सा क्या आ जाता है उसके अंदर? वो एरर हम कहते हैं 0.000001 का आता होगा, लेकिन आता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन तो है लेकिन उसका अमाउंट कैसा है? स्मॉल है। लेकिन जब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पे हमको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एक सेल से दूसरा सेल नहीं बनता। हाँ, वहां पे हमारे पास कितने सेल होते हैं? उन दोनों से मिलकर क्या तैयार होता है? एक सेल तैयार होता है। तो ये क्या होता है? जब ये वाला सेल होता है, जब ये कॉपी कर रहा होता है तो इसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि मैं इससे भी कॉपी कर लूं और मैं इससे भी कॉपी कर सकता हूं। तो दोनों ऑप्शन की वजह से यहाँ पे वेरिएशन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बात आती है कॉपी करते क्या है? सेल जो होता है वो क्या कॉपी करता है? सेल के अंदर देखो, सेल की अगर हम देखते हैं तो सेल में क्या क्या होता है? सेल होता है। सेल को जब और उसमें डिटेल में जाओगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में जब आप जाते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्रोमोसोम्स में जब आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? डीएनए। और डीएनए में जब आप जाते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं आपको? जीन मिलते हैं। और वो जो जीन होता है उस जीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज की? कि मुझे कैसा बनना है। भाई हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से, तो जैसा सेल बनेगा वैसी क्या बनेगी हमारी बॉडी। अब आपको समझ में आ गया कि मतलब बॉडी कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में बनना किसको है? सेल को। बॉडी कुछ भी नहीं होती, वो एक्चुअल में सेल ही होते हैं सारे। तो मेन सारी कहानी किसके पास है? सेल के पास। अब इस सेल की जिम्मेदारी कि इसको बनना कैसा है। अब ये बनेगा कैसा? जैसे इसके पास क्या होगी? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे बैठी है? सेल के। और ये जीन डीएनए क्रोमोसोम्स ये कहाँ से हैं? सारे पुराने वाले सेल से। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से आती है। तो आपके जो जितने भी बॉडी में सेल है इन सबके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी किससे आई है? आपके फादर से और आपकी मदर से, कि उस सेल को बनना कैसा है ना। आगे इसमें कह रहा है जीन आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? क्रोमोसोम्स के। और या फिर हम किसका पार्ट बता सकते हैं उसको? डीएनए का। जो कि हमारी बताते हैं कि हमको कैसी हेरिडिटी में किस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे। आगे इसमें कह रहा है एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ईच ऑफ विच प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। हर जीन के अंदर क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है हर जीन के अंदर। कैसे? जैसे अपन अगर बात करें तो मान लो हाइट वाला कोई जीन है तो उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अभी अपन जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो एक तो टॉल के लिए क्या लिखते हैं हम? कैपिटल टी। और शॉर्ट हाइट के लिए क्या लिखते हैं? और दोनों से मिलकर क्या तैयार हो जाएगा? आपका एक जीन तैयार हो जाएगा। ध्यान रखो, एक जीन जो होता है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन कितनी ट्रेट होते हैं? उसमें दो ट्रेट होते हैं एक जीन के अंदर। टॉल का भी, शॉर्ट का भी, डार्क का भी, फेयर का भी, आइस ब्लू का भी, ब्लैक का भी। ऐसे हर जीन में होता है। लेकिन अब इस जीन के अंदर अगर दो ये ट्रेट हैं तो मैं इनको अगर अलग अलग लिखूं, दोनों को अगर क्या करके लिखते हैं अपन? अलग अलग। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एलिलील कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? एलिलील। तो कह रहा है एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। हर जीन के अंदर आपको अंदर कितने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? और वो जो दो कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट कर, क्या कहा जाता है उनको? एलिलील कहा जाता है। मतलब कैपिटल टी एक एलिलील हो गया और स्मॉल टी भी क्या हो गया? एक। तो हम अगर पूछे कि एक जीन में कितनी एलिलील होती है? दो होती है। एक जीन में कितनी एलिलील मिल जाती है? एग्जाम है ना, ये आगे समझ में। आगे इसमें कह रहा है ऑफ द टू एलिलील्स ऑफ जीन। अब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमको पता लगा कि ये जो पेड़ है इसकी जो एलिलील है, इसकी जो जीन है वो इस तरह का जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मैंने देखा पेड़ को तो पेड़ मुझे दिख रहा है छोटा। पेड़ कैसा दिख रहा है? तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि इसके पास दोनों एलिलील थी। ऑप्शन इसके पास दोनों थे, पर ये पेड़ ने क्या सेलेक्ट करा? स्मॉल होना। अगर इसे स्मॉल होना सेलेक्ट करा है
तो स्मॉल जो इसमें कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, खुद को डोमिनेंट कर रहा है। क्या कह रहा हूं, अगर उस पेड़ ने खुद को छोटा होना चुना, कैसे, देखो उसके पास दो ऑप्शंस थे, क्योंकि उसमें ये जीन थी, और उसके पास ऑप्शन थे कि वो कैपिटल भी हो सकता था, वो चाहता तो स्मॉल भी हो सकता था पेड़। लेकिन इस पेड़ कैसा निकला, स्मॉल निकला। अगर पेड़ स्मॉल है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो उसका स्मॉल वाला ट्रेट है या स्मॉल वाली जो एलिलील है, उसने खुद को क्या करा है, डोमिनेंट करा है। और रेसेसिव कौन रह गई, उसकी बड़ी वाली हाइट। ठीक है। तो ये तो हम जब पेड़ के, ये हमको पता कैसे लगता है, मान लो अगर आज हमको कोई बच्चा दिखता है जिसकी हाइट बड़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर किस तरह के जीन है, तो आपको उसका ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा, ब्लड में से सेल निकालना पड़ेगा, सेल के अंदर फिर और न्यूक्लियस में जाओ, क्रोमोसोम्स में जाओ, डीएनए में जाओ, जीन में पहुंचो, फिर उस बच्चे का जो जीन है वहां पे चेक करो कि उस बच्चे का जीन कैसा है। मान लो आपने उस बच्चे का जीन को चेक करो और आपको मिला इस तरह का जीन, तो आपको पता लगेगा इस बच्चे में तो दोनों ऑप्शन थे, कि टॉल भी हो सकता था और क्या भी हो सकता था, लेकिन इसने क्या चुना है यहाँ पे, टॉल होना। तो टॉल जो इसकी हाइट है वो क्या कर गई यहाँ पे, डोमिनेंट कर गई, और शॉर्ट वाली क्या कर गई इसमें, रिसेसिव कर गई। और अगर बच्चा छोटी हाइट का होता और अगर और ये मिलता, तो हम कहते हैं इसके अंदर फिर शॉर्ट, हाँ जो शॉर्ट वाली है वो तो डोमिनेट कर गई और टॉल वाली क्या कर गई, रिसेसिव कर गई। तो ऐसा रियल लाइफ में इस तरह से होता है। लेकिन जब अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर वाले ने कहा कि हम शुरू से क्या मान के चलेंगे कि जो टॉल हाइट होती है वो डोमिनेटिंग है। ये चैप्टर कह रहा है ऐसा, क्या कह रहा है चैप्टर, कि जब भी हम आगे अब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें जहां भी टॉल हाइट आ जाए उसको क्या मानना, डोमिनेटिंग, और जहां पे शॉर्ट हाइट आ जाए उसको क्या मान के चलेंगे। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, रियल में तो बच्चा कैसा भी हो सकता है भाई, टॉल शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डोमिनेट कर सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम ऐसा मान के चलेंगे। और टॉल वाली हाइट को हम डोमिनेटिंग मान रहे हैं, इस वजह से टॉल को कहीं से डिनोट करेंगे हम, कैपिटल टी से। समझ रहे हैं बेटे बात को, है नकुल, या नहीं आ रही। और शॉर्ट वाली जो हाइट है वो रिसेसिव होने की वजह से हम उसको क्या मानेंगे, किससे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल टी से। तो जब भी इस चैप्टर में आप कैपिटल वर्ड देखोगे तो समझ जाना वो जो कैरेक्टर है या वो जो ट्रेट है वो खुद को क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग, और जो शॉर्ट में मिले वो रिसेसिव में, इस चैप्टर के अंदर से। बाकी रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। आ गया डोमिनेटिंग का मीनिंग समझ में, रिसेसिव आ गया, दोनों चीजें आ गई समझ में। अब देखो इसके अलावा एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। इसमें मैं यही बताता हूँ, अगर जीनोटाइप फिनोटाइप वर्ड आते हैं तो आप फिनोटाइप को देखो, इसमें पी से दिखा रहा है, ये पी एस से दिखा रहा है फिजिकल, मतलब फिजिकली दिखने में। और जीनोटाइप में आता है जीन वर्ड, जो कि बताता है जीन के अंदर क्या है। फिनोटाइप जो होता है उसमें पी एच आ रहा है, मतलब फिजिकली, मतलब कोई चीज आपको फिजिकली दिखने में कैसी दिख रही है। अगर मान लीजिए ये वाला जो पेड़ था, जिसमें टॉल हाइट ने खुद को क्या करा, डोमिनेंट करा, और शॉर्ट हाइट ने खुद को क्या कर लिया, रेसेसिव, तो पेड़ दिखने में कैसा दिखेगा मुझे, टॉल दिखेगा पेड़, क्योंकि टॉल यहाँ पे डोमिनेटिंग है। अब मान लो मैं गया, मैंने जाके देखा कि यार ये तो टॉल पेड़ है, ठीक है, अभी टॉल है, तो मैंने कहा इसका जो फिनोटाइप मतलब फिजिकली है, इसका जो मतलब फिजिकली जो दिखने में है वो कैसा है, ये पेड़ टॉल है। मैं कह दूंगा फिनोटाइप के हिसाब से तो कैसा है, ये टॉल है, सिंपल सी बात है। और छोटा दिखा तो क्या कह दूंगा, शॉर्ट है। पेड़ कैसा दिख रहा है, छोटा, तो मैं फिनोटाइप में क्या कह दूंगा, शॉर्ट है। लेकिन अगर आपको कहे नहीं फिनोटाइप से मत बताओ, हमको तो कौन सा टाइप बताओ, तो मैं कहूंगा जीनो टाइप बताना है, मतलब तुमको जीन चेक करने, तो जीन के लिए तो इस पेड़ का क्या निकालना पड़ेगा, सेल, सेल से क्या निकालो, डीएनए, डीएनए से क्या निकालो, और जीएन जब मैंने निकाला तो जीन निकालते में वो क्या दिखा, इस तरह का जीन दिखा। तो तुम कहोगे सर इस वाले में तो मतलब इस पेड़ के पास शॉर्ट होने का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये इधर भी ये तो टॉल हो रहा है और इधर भी टॉल है, मतलब ये पेड़ तो टॉल ही रहने वाला था कुछ भी हो जाए। लेकिन इस पेड़ के अंदर एक और चीज हो सकती थी, इस तरह की, कैपिटल टी और, अब ये बताओ क्या इन दोनों केसेस में पेड़ जो है वो बड़ी हाइट का ही होगा या छोटी हाइट का होगा, बड़ी हाइट का ही होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही टॉल है, और यहाँ पे टॉल और शॉर्ट है, लेकिन टॉल खुद को क्या कर रहा है यहाँ पे, डोमिनेट। तो तुम कहोगे सर दोनों ही केसेस में तो बड़ा दिख रहा है पेड़, लेकिन अगर इनकी जीन, अगर मैं जीन के हिसाब से बात करूं तो क्या दोनों जीन सेम है, नहीं है। तो जीनोटाइप के हिसाब से, किसके हिसाब से,
ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेकिन अगर बात किसके हिसाब से करें, फिनोटाइप के हिसाब से, तो फिजिकली दिखने में क्या है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? फिजिकली दिखने के अंदर दोनों सेम है, दोनों फिजिकली में, तो फिनोटाइप के हिसाब से दोनों सेम है और जीनोटाइप के हिसाब से दोनों क्या है, अलग है। तो जीनोटाइप में अपन जीन चेक करते हैं और फिनोटाइप में उसको कैसा चेक करते हैं अपन, कि फिजिकली दिखने में कैसा है। आई बात समझ में यहाँ तक? और देखो इसमें कुछ क्या वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं आपको। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मीनिंग क्या हो गया, कि मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसमें मेल है और दूसरे कौन है, फीमेल है, दोनों के बीच में क्रॉस होता है और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चाइल्ड जो होता है उसको अपन ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। तो ये तो हो गए पेरेंट, और इससे जो पहली जनरेशन बन रही है इन दोनों की क्रॉस से, उसको हम कौन सी जनरेशन कहते हैं, F1 क्या कह देंगे। अब F1 अगर मान लो किसी के साथ में क्रॉस करेगी, और जो अगली जनरेशन आएगी वो कौन सी हो जाएगी, फिर अगली F3 F4 ये तो चलती रहेगी इस तरह से, है ना। इसके अलावा देखो एक वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पे, हाइब्रिड, क्या दे रखा है, हाइब्रिड में क्या करते हो आप, इसके अंदर क्रॉस अपन अपने हिसाब से कराते हैं, कि मेल और फीमेल जो क्रॉस कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करवाते हैं अपन। ठीक है, नेचुरली वो चीज नहीं होती। और जो क्रॉस होगा उसके अंदर क्या होगा, हमें पता है कि सर क्रॉस होने के बाद एक चीज जरूर होती है, कि एक तो मेल का जो सेल होता है और एक फीमेल का जो सेल होता है, ये दोनों क्रॉस करके और क्या बनाते हैं, एक नया सेल बनाते हैं। सही बात है, इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा पेन दे देना इसको एक, वही दे दो, इसको पेन दे दो। देखो, तो सेल जो है उसमें क्या देखने, जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जायगोट। लेकिन मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि मेल से जो सेल आता है और फीमेल से जो सेल आता है, उन्हें सिर्फ हम सेल नहीं कहते, कि स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ क्या करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना। क्या करवाना, सिर्फ। इसलिए हम इन्हें सेल के अलावा एक और वर्ड से कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, गैमेट। क्या कहते हैं इन्हें, गैमेट कहते हैं। एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, जब दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। लेकिन हमें पता है कि सेल सेल के क्रॉस होने से सेल बनता है। अब क्या होता है, जब सेल सेल के क्रॉस होने से नया सेल बनेगा, तो मैंने आपको बताया इस सेल के पास ऑप्शन होते हैं, कि मैं फादर से एक कैरेक्टर ले लूं, मदर से एक कैरेक्टर ले लूं, ये ले लूं वो ले लूं। क्या हम हमारे हिसाब से डिसाइड, ये क्या सेल जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है, कि हम हमारे हिसाब से डिसाइड करवा के और इसको जो चाहे वो कैरेक्टर दे सकते हैं? नहीं, ये सारा काम कैसे होता है, नेचुरली होता है। सारा काम कैसे होता है। लेकिन अगर आपने, आजकल क्या हो चुका है, थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हो, ये जो काम नेचर कर रहा था, अब वो नेचर के अलावा ये काम कौन कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। कि वो फादर का जो, जैसे मान लो फादर का जो गैमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और मदर से जो गैमेट आता है उसे क्या कहते हैं, ओवम। वो क्या करता है, स्पर्म ओवम को लेके फ्यूज कराता है, और फ्यूज कराते वक्त ये ध्यान रखता है कि जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें किस किस तरह के कैरेक्टर जाएंगे। मतलब हाइट जो है वो अगर चाहेगा डॉक्टर कि मुझे हाइट फादर से लेनी है, तो इसमें जाइगोट में हाइट किसकी डालेगा, सिर्फ फादर की। वो चाहेगा कि कलर जो है वो किससे लेना है, मदर से, तो फिर हाँ, इस तरह की चीज जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे। ऐसा इंसानों में, जानवरों में, या फिर पेड़, वैसे आजकल ज्यादा तो अभी ये पेड़ पौधों में होता है, प्लांट्स के अंदर हम ज्यादा करते हैं, इंसानों में ज्यादा नहीं करते। हाँ, कर सकते हैं चेंजेस। अरे वो हाँ, अगर वो ऐसे मान लो सारे फादर के लेंगे, लेकिन फिर भी मदर का ओवम तो है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेकर ही आएगा ना साथ में। लेकिन फिर भी अगर आप सारे फादर की कोशिश करोगे तो हो सकता है चाइल्ड जो है दिखने में अप्रॉक्स किसके जैसा दिखे, फादर जैसा। फिर भी उसमें थोड़ा सा क्या दिखेगा, हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जैक्ट कॉपी तो हम नहीं बना सकते। तो क्या कहते हैं उस चीज को अपन, हाइब्रिड। क्या कहते हैं, जैसे HIV सीड्स पढ़ते थे, जो HIV सीड्स आते थे वो इस तरह के हाइब्रिड सीड होते थे, जिसमें हम क्या करते थे, हमारी हिसाब से जो हमको क्वालिटी चाहिए थी उस बीज में, वो क्वालिटी हम हमारे हिसाब से रखते थे। ठीक है, तो साइंटिफिकली तैयार करे जाते थे।
वो जो बीज हुआ करते थे। हाँ, साइंस तैयार करती थी क्योंकि हाइब्रिड मोड से तैयार होते थे वो। आगे इसमें कह रहा है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। जब अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि वेरिएशन तो हम जान गए, लेकिन वेरिएशन जो होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो वेरिएशन एक तो हो सकता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, और एक कौन से हो सकते हैं, मतलब आप इसको कह दो एक्वायर्ड ट्रेड्स कह दो, इनहेरिटेड ट्रेड्स कह दो, या एक्वायर्ड वेरिएशन और इनहेरिटेड वेरिएशन, है ना। इसको ट्रेड्स लिख लेना चाहते हैं आप। ट्रेड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स का मतलब आपको अपने पूर्वजों से क्या मिला, वो ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं आपकी बॉडी में डिफरेंट। लेकिन अपना क्या होता है, लाइफ टाइम के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ ट्रेड्स को एक्वायर्ड भी करते हैं। सारी चीज़ें हम हमारे पूर्वजों के थ्रू नहीं लेकर आते, कुछ चीज़ें हम जो होते हैं हमारी लाइफ टाइम के अंदर सीखते भी हैं। जैसे गाड़ी चलाना, कार चलाना जो होता है वो आप सीख के नहीं आते। जैसे आपको फादर को आती होगी, उनके फादर को, सबको आती होगी, लेकिन जरूरी नहीं है आपको भी आती हो, नहीं आएगी वो क्या करनी पड़ेगी आपको, सीखनी पड़ेगी। मतलब वो जो ट्रेट है कार चलाने का, कैरेक्टर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। एक कुछ ट्रेड्स होते हैं जो आपके इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड जैसे मैंने आपको बता दिया स्किन का कलर, आप कुछ भी कर लो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनहेरिटेड है, आपके पास आ चुका है। हाइट जो है उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आपको अपने क्या होगी, पूर्वजों से मिलती ही मिलती है, किसके थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू। तो इसलिए हम कहते हैं ट्रेड जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है एग्जाम्पल इसके देख लेना, और इनहेरिटेड के अंदर भी एग्जाम्पल्स देख लेना। आए यहां तक समझ में? चलो देखो इसमें आगे अगला जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, हम जो है थोड़े से इस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो चुकी है कि हम हाइब्रिड चीजें बना सकते हैं। हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है कि आप जो होते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हो, दो अलग अलग जो सेल होते हैं, जो दो अलग अलग सेल होते हैं या गैमेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उन दोनों को क्रॉस करा के एक सेल बनाते हो। लेकिन जो इस सेल के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस सेल से कौन किस तरह का कैरेक्टर लेना है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था या फिर एक जैसे कह सकते हैं अपन स्टडी करने वाला था, जिसका नाम क्या था, ग्रिगोर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल जो था वो उसने सबसे पहले स्टडी ये करी कि जब भी दो सेल से कोई नया सेल बनता है और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, ट्रेट्स आते हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, उनका क्या पैटर्न होता है। मतलब उसने उस चीज़ की स्टडी करी कि क्या ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है या हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जब इसने स्टडी करी तो इसके बाद में इसने बताया कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को। अगर हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहाँ पे, जीन की, किसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर जीन की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। और आज के टाइम तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम जीन को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जॉन मेंडल था, इसकी स्टडी थोड़ी पुरानी थी, तो इसको भी हम पढ़ते हैं क्योंकि इसकी वजह से फिर आगे हम जीन की चीज़ों के बारे में पता कर पाए कि भाई जो जितने भी ट्रेड्स और कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं सारे किस में बैठे होते हैं, जीन वगैरह में होते हैं। ऐसी चीज़ें इसने बताई थी हमें। तो वो कह रहा है जॉन मेंडल जो था, नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। अब वो फालतू की चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन आ जाए अगर वो, हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो आपको उसमें आंसर लिखना है जॉन मेंडल। इस वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। आज की जो जेनेटिक्स है ना, ये जेनेटिक मॉडिफाइड, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, क्रॉप बनाते हैं या फिर कोई एनिमल बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जहाँ पे जीन्स के साथ आपने खुद ने क्या करी है, उसके छेड़छाड़ करके उसको रेडी करा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हो आप उसको। तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी, जॉन मेंडल ने। ही मेड 3 बेसिक लॉज। अब इनकी जो फाउंडेशन थी, जो इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने क्या करा, अपनी पूरी जितनी भी स्टडी थी उसको कितने लॉ में बांटा, 3 लॉ के अंदर। उसने कहा कि मेरी अपनी जो पूरी जिंदगी के अंदर जो भी पढ़ाई करी है उसको सिर्फ कितने लॉ में डिवाइड करूंगा मैं, 3 लॉ के अंदर मैंने पढ़ाई करी। सबसे पहला जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने पता करा। एक लॉ मैंने पता क्या करा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ क्या पता करा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लॉ क्या होता है, लॉ का मीनिंग होता है जो चीज क्या होती है, कंफर्म होती है नेचुरली। मतलब आप उसको खोजते नहीं हो या उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं, आप उसको बनाते हो, इस तरह की चीजें नहीं है। लॉ का मीनिंग होता है कि नेचर के अंदर ये चीज होएगी होएगी, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे उसने कितने लॉ बताए यहाँ पे, 3 लॉ बताए।
हम क्या करेंगे, तीनों लॉस को पढ़ेंगे। तीनों लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमको चीज पढ़नी होती है, हमको ये पता करना होता है कि मेंडल ने अपनी पढ़ाई करने के लिए, जेनेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए किस चीज को यूज में लिया। हाँ, तो अपन कहते हैं कि भाई वो अगर इंसानों को यूज में लेके पढ़ाई करता, कि अगर इंसानों को क्रॉस कराता, ठीक है, तो पेरेंट का क्रॉस करवाता तो पेरेंट से कौन सी जनरेशन आती, फिर F1 का क्रॉस कराता तो F2। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कराता तो उसके अंदर मान लो 20-25 साल यहाँ लग जाते। फिर वो बच्चा जो बड़ा होता फिर 20-25 साल बाद उसका क्रॉस होता, फिर एक और बार मान लो हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जनरेशन पढ़ लेता वो, 3। वो इतनी स्टडी कर पाता, ठीक है। तो उसको समझ में आया कि इंसानों पे या किसी जानवर पे इस तरह की स्टडी करना क्या है, बेकार है। मुझे कुछ, हाँ, मुझे किसी और चीज़ पे करनी चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं सब किस पे करूँगा ये चीज़, प्लांट पे। अब प्लांट में कौन सा प्लांट लूँ, ऐसा प्लांट लेना चाहिए जिसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर्स मुझे क्या देखने को मिले, ज़्यादा देखने को मिले, ताकि उनकी स्टडी करने में थोड़ा सा काम क्या हो जाए, मेरे लिए ईजी हो जाए। तो ऐसा उसको सबसे बेस्ट, मतलब सारी चीज़ें सोच विचारने के बाद उसको जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो क्या थी, पी का प्लांट, मटर का पेड़। उसको लगा कि इस पर स्टडी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता लगा मटर के पेड़ में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे, अगर कैरेक्टर की बात करें तो क्या है कैरेक्टर, शेप ऑफ सीड, जिसमें कितने ट्रेट है, या तो राउंड हो सकता है या वो रिंकल्ड हो सकता है। अगला कैरेक्टर क्या है, कलर ऑफ सीड, कैसा हो सकता है, ट्रेट। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, कलर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब बाहर का जो छिलका होता है, उसके ट्रेट क्या है, ग्रीन और शेप ऑफ पोर्ट्स, फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें मटर के बीज ऐसे चिपके हुए रहते हैं और उसमें दिखते हैं, मतलब उसके बाहर से देखा होगा इस तरह का, है ना, जो बिल्कुल टाइट चिपका रहता है अपने बीज से। क्या कैरेक्टर दे रखा है। अब हाइट जो है प्लांट की कैसी हो सकती है, पोजिशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कलर, मतलब इस तरह से देखा जाए तो उसने यहाँ पे कितने कैरेक्टर देखे, 7 कैरेक्टर देखे। कि मैं पी प्लांट लूंगा तो मुझे कितने कैरेक्टर मिलेंगे वहां पे, 7 कैरेक्टर मिलेंगे और आराम से उनकी स्टडी कर पाऊंगा मैं। आई बात समझ में, इसलिए उसने किसका प्लांट लिया। तो आप कहते हो पी प्लांट उसने क्यों लिया, क्योंकि पहली बात उसमें कैरेक्टर क्या देखने को मिलते हैं हमको, ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उसने पी प्लांट क्यों लिया, पी प्लांट उसने इसलिए लिया क्योंकि पी प्लांट का वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता था। सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग होता है उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के ओवम में जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये पढ़ा था अपन ने, पोलन ग्रेन क्या होता है। तो अगर वो सेम फ्लावर में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर उसका पोलन उड़ के किसी दूसरे में चला गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसने कहा यहाँ पे ये जो पी प्लांट है ये मुझे दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है, सेल्फ भी और क्रॉस भी। तो सेकंड बात ये हुई। अब आप खुद सोचो, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवा पा रहे हैं तो बाइसेक्सुअल। अरे तभी तो उसके अंदर दोनों चीजें मिल रही है, मेल वाला पार्ट भी मिल रहा है और तभी तो मेल वाले पार्ट का वो पॉलन उड़ के फीमेल वाले में गिर गया, मतलब दोनों चीजें मिल रही है वहां पे। तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, बाइसेक्सुअल, की जो पी प्लांट है वो कैसा था, बाइसेक्सुअल है। इसके अलावा इसमें क्या लिख सकते हैं और आप चीजें, एक इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट होती है। इस वजह से क्या कर सकते हो आप, F1 F2 F3 जनरेशन को मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ऐसे 4-5 आप पॉइंट लिख देते हो तो आपको इसका आंसर लिख देते हो कि क्वेश्चन जो आता है, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आप उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख देते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताओ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताओ कि क्या है ये लॉज। तो हम इन लॉज को पढ़ते हैं। देखो, इन लॉ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज हम देखते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मैंने समझाया था, जब हम हमारी इच्छा से कुछ क्रॉस कर को करवा रहे हैं। लेकिन उसमें एक होता है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब मैं अपनी इच्छा से क्रॉस करवा रहा हूँ, या मैं नहीं करवा रहा, लेकिन कौन करवा रहा था, वो मेंडल। मेंडल अपनी इच्छा से क्रॉस करवा रहा है, लेकिन उस क्रॉस में मोनो, मोनो का मीनिंग है सिर्फ कितने कैरेक्टर को पढ़ेगा वो, एक। उसने कहा मैं एक ही कैरेक्टर पढ़ूंगा, है तो उसमें कितने कैरेक्टर टोटल, 7। लेकिन मैं सिर्फ कितना स्टडी करूंगा, हाँ, अगले वाले में मैं कितने की स्टडी करूंगा, तो मैं उसको क्या कह दूंगा, डाई हाइब्रिड। ऐसा कुछ नहीं है मोनो क्या है, ऐसा डाई क्या है, नहीं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक की स्टडी करूंगा और डाई हाइब्रिड में कितने ही करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में देखो क्या कह रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, इसको हमको आना भी चाहिए कि इस तरह से होता है ये।
देखिए हमने क्या करा, हमने एक प्लांट लिया, पी प्लांट, और उसमें बात करी उसके हाइट की, क्या कैरेक्टर लिया उसका, हाइट का जो कैरेक्टर लिया उसमें हमने क्या करा, एक जीन लिया और हमने देखा वो जीन इस तरह का है, ठीक है, जिसमें दोनों जो ट्रेट हैं वो क्या है, टॉल के। और एक और हमने क्या लिया, प्लांट लिया, उसके हमने देखा कि उसके अंदर क्या है, स्मॉल टी। एक प्लांट तो जो है वो कैपिटल वाला है, ऐसे जीन है, और एक प्लांट में इस तरह की जीन है, ठीक है। देखा जाए तो ये एकदम प्योर है। प्योर कैसे, क्योंकि सर दोनों सेम है, ये भी क्या है, प्योर है, ये भी दोनों सेम है। ये कहा मैंने कि ये दोनों क्या है, पेरेंट है, क्या है दोनों, और पेरेंट की गैमेट कह सकता हूं, क्या ये गैमेट है, क्या ये जीन है, जीन में तो दो एलील होती है, तो क्या ये जीन है, क्या ये गैमेट है, कह सकते हैं अपन, है ना। अब क्या होगा, हम इनका क्रॉस करवाते हैं, तो पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में क्या होता है, देखो एक बार ये टी इस वाली टी के साथ चल जाएगा, पहले ऑप्शन क्या है कि ये टी इसके साथ चला जाए, क्या बना लेगा, सही है। फिर ये कहेगा मैं इसके साथ नहीं, आगे वाले के साथ जाऊंगा, तो ये वाला जो टी है वो इसके साथ चला गया, इस टी के पास दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसके पास ऑप्शन है कि मैं एक बार इसके साथ चला जाऊंगा, एक बार में, तब भी इस तरह का ही बनेगा, इनके सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस बना रहे हैं कि आने वाला जो चाइल्ड है, या आने वाला चाइल्ड तो है नहीं एक्चुअल में, इसमें आने वाला क्या है, जो प्लांट है, उस प्लांट के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम कहेंगे उस प्लांट के पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, चार ऑप्शन हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से इस तरह से। लेकिन आप कहोगे सर ये तो चारों ऑप्शन ही क्या है, सेम है, और चारों ऑप्शन सेम है, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड चीज, सर चारों ऑप्शन कोई सा भी वो ले ले, दिखने में प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था यहाँ पे जो कैपिटल टी है उसको हम टॉलनेस बता रहे हैं, और टॉलनेस जो है वो कैपिटल टी से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को क्या करेगी, डोमिनेंट करेगी, और स्मॉल वाली खुद को क्या करेगी, रेसेसिव में रखेगी। तो यहाँ पे चारों ही जो क्या देखने को मिलते हैं आपको, टॉल देखने को मिलते हैं। तो अगर इसने खुद को टॉल शो करा, कौन से टाइप में, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो टॉल हाइट है वो खुद को क्या कर रही है, डोमिनेंट कर रही है, क्या कर रही है, खुद को डोमिनेंट कर रही है। तो सबसे पहले आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया कि ये थोड़ा सा याद रखना, अभी दोबारा काम में लेंगे हम इसको, है ना। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में कितनी एलील प्रेजेंट होती है, ये तो हम भी जानते हैं, ओनली वन ऑफ देम एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाती, दूसरी जो एक्सप्रेस करी, जिसने नहीं करा, सिंपल है। तो सिंपल डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, आया पहला समझ में लॉ। तो आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपको क्या करना है, ये बात लिखनी है, और जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था यहाँ पे छोटा सा, बस वो डायग्राम बना देना, और कुछ भी नहीं करना। पहली चीज हो गई यहाँ पे। सेकंड चीज क्या है, सेकंड लॉ, अगर सेकंड लॉ आ रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी आपने ऊपर एक वो टेबल सी बनाई थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, कि सर अभी हमने जो ऊपर इस तरह की टेबल बनाई थी, इसमें इन दोनों क्रॉस करवाया था, और इस तरह के चार ऑप्शन बने थे यहाँ पे, इसको मैंने पेरेंट कहा था, ये कौन सी जनरेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, F1 का क्रॉस F1 से ही करा रहे हैं। अगर मैं F1 का क्रॉस F1 से ही करवा दूं, समझ रहे हो, अगर F1 का क्रॉस F1 से करा रहा हूं, और तुम कह रहे हो सर F1 का क्रॉस F1 से करा रहे हो, दोनों सेम है, तो देखने वाली चीज ये है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा या क्रॉस पॉलिनेशन, चांसेस ज्यादा किसके हैं, सेल्फ के, क्योंकि दोनों के जीन क्या दिख रहे हैं हमको, सेम दिख रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करवा देते हैं, क्रॉस। अब देखो F1 में से मान लो उसने ये कैरेक्टर ले लिया, मैंने बताया था कि F1 जो प्लांट F1 जनरेशन आएगी उसके पास चार ऑप्शन आएंगे, पेड़ ने मान लो ये वाला ऑप्शन लिया, तो प्लांट ने ये वाला ऑप्शन लिया, तो मैं कहूंगा F1 वाला प्लांट ये रहा, और इसका इसी के साथ में क्या करवा रहे हैं, कोई दिक्कत, क्रॉस होएगा। अब देखो कैपिटल टी पहले कैपिटल टी के साथ चल जाएगा, फिर कैपिटल टी किसके साथ चला गया, फिर ये स्मॉल टी किसके साथ चला गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया।
और फिर स्मॉल किसके साथ चला गया। यहाँ पे हमको कुछ थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब डिफरेंट देखने को मिला ना, तो देखो इसमें समझने वाली चीज क्या है कि सर आपने जो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब क्रॉस करवा रहे हो, तो क्रॉस करवाते वक्त हो रहा क्या है कि इसके साथ जाता है फिर उसके साथ जाता है, फिर ये पीछे वाला इसके साथ आएगा उसके साथ आएगा। मतलब जब क्रॉस होता है ना, तो पहले ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इस तरह से, और उधर वाले भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यही बात हो रही है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। फिर सेपरेट होने के बाद में अब ये वाला एक बार इसके साथ चला जाएगा तो ये बन गया, फिर ये इसके साथ चला जाएगा तो ये वाला बना, फिर इधर वाले इसके साथ जाएगा ये बनेगा, फिर इधर वाला उसके साथ जाएगा तो ये वाला बन जाएगा। आ रही चीज समझ में। तो ये क्या होता है, जो गैमेट होता है या जो जीन होता है, जीन में जो एलील होती हैं वो पहले तो एक साथ रहती है, लेकिन जब उनको पता है कि हमारा क्या होने वाला है, क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस के टाइम पे वो दोनों जो एलील्स होती है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट। और इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। हालांकि सेपरेशन इसमें भी हो रहा था कि कैपिटल टी और कैपिटल टी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉल टी क्या हो रहे हैं। आप इसमें भी सेग्रीगेशन दिखा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा F1 ना कर, F1 भी दिखाओ और साथ में कौन सी दिखाओ फिर, और कहो दे फिर F2 दिखाने के बाद बताओ उसको, क्या बताओ कि इसके अंदर जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप मतलब कि सर फिजिकली दिखने में सेम। अब फिजिकली दिखने में इन चारों में सेम कौन कौन से हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो दिखने में मुझे टॉल ही दिखेंगे, तो मैं कह दूंगा फिजिकली यहाँ पे तीन तो टॉल है, एक शॉर्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं जीनोटाइपिकली बताओ, जीनोटाइप मतलब आप उसकी जीन्स बताओ कि जीन कौन कौन से सेम है, तो ये जीन अलग है, ऐसा क्या दिख रहा है आगे कहीं, तो 1 रेशो हो गया। ऐसे कितने जीन है, तो 2 हो गया। फिर ऐसा जीन कितना है, तो जीनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 रेशो। तो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो लिख लोगे, लेकिन इसके बाद क्या लिखोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, जो ट्रेट्स होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर। ये जो ट्रेट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ये सारे कहाँ छुपे होते हैं, उसके अंदर छुपे होते हैं। किस चीज में छुपे होते हैं, वो हमेशा पेयर्स के अंदर होते हैं, हमेशा दो होते हैं। ओनली वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट। लेकिन बाद में जब गैमेट बनता है क्रॉस के टाइम पे, तो उसमें सिर्फ कितने पेयर, मतलब कितना देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। ओनली वन ऑफ ए पेयर, सिर्फ एक ही पेयर आपको उसमें देखने को मिलेगा, मतलब एक ही। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो उसमें से फिर सिर्फ एक ही क्या आएगी आगे, या तो कैपिटल टी आएगा या उधर से क्या आता है फिर स्मॉल टी। इस तरह से हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। मतलब एलईडी जो पेयर में होती है वो आगे जाके क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसा नहीं होता कि जब क्या बन रहा हो आगे, कोई सेल, कोई मतलब नया चीज बन रही हो, नया प्लांट बन रहा हो, तो एज इट इज यही उठ के चल जाए, पूरा जीन उठ के नहीं जाएगा। उस जीन के अंदर का जो कैरेक्टर, जो ट्रेट है, वो एक ट्रेट जाएगा कोई सा भी, या तो इधर वाला या फिर ये वाला, ठीक है। पूरा जीन नहीं जाता, और अलग अलग होके जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में, डेफिनेशन या तो ये लिख लेना है, दूसरी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें अलग वर्ड्स हैं इसके अंदर जो अपन ने समझा है उससे, या तो ये लिख लेना, दूसरी बता दूंगा, और जिसने ये याद कर रखी है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन वैसे आपको मीनिंग समझ में आ गई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीनिंग, उससे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, है ना। इसके बाद देखो अगला कौन सा दे रखा है आपको। अब तीसरा वाला बच रहा है इसके अंदर, लास्ट जो है इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको कौन सा क्रॉस पढ़ना पड़ता है, डायहाइब्रिड, ठीक है। डायहाइब्रिड का मीनिंग क्या हो गया, जब आप एक साथ कितने क्रॉस देख, कितने कैरेक्टर देखते हो, तो आप एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करते हो। हम भी क्या करेंगे, एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। लेकिन जब दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से दो कैरेक्टर लेंगे, एक तो कैरेक्टर लेंगे हम यहाँ पे शेप, क्या कैरेक्टर लिया एक तो, और एक हम उसके लेंगे कलर,
ठीक है, हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे? एक तो शेप और एक कलर। अब अगर मैंने शेप एक कैरेक्टर लिया है तो इसमें कितने ट्रेट हो सकते हैं? मतलब शेप कितने तरह की हो सकती है? एक तो सर राउंड हो सकती है, एक रिंकल्ड हो सकती है। ऐसे कलर के लिए कहूंगा कि कलर के कितने ट्रेट हो सकते हैं? एक तो येलो हो सकता है और एक ग्रीन हो सकता है। हम क्या करेंगे, राउंड वाले को यहाँ पे डोमिनेटिंग बताएंगे। अब राउंड वाले को डोमिनेटिंग बता रहा हूं तो राउंड वाले को किससे डिनोट कर दो आप? कैपिटल। और रिंकल्ड वाले को हम क्या बताएंगे? रेसेसिव। रेसेसिव के लिए हम इसको किससे डिनोट कर देंगे? स्मॉल आर से। कलर के अंदर जो येलो कलर है उसको हम क्या बताएंगे? डोमिनेटिंग। और ग्रीन कलर को हम क्या बताएंगे? जो कि जी नहीं लिख रहे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे बताओ कि भाई कैपिटल वाई जो है येलो है और स्मॉल वाई जो है ग्रीन है। और कैपिटल वाई अगर कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब वो खुद को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। स्मॉल में है तो वो खुद को क्या कर रहा है? रिसेसिव कर रहा है ना। ऐसे मत करना ग्रीन के लिए जी लिख दो इसकी जगह, वाई की जगह। वो वाली वो वाला नहीं, हम यहाँ पे बस ग्रीन को वाई से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल वाई से। आया समझ में? तो यहाँ पे हम एक साथ कितने कैरेक्टर देख रहे हैं? दो, शेप और कलर। इसलिए हम इसको कौन सा क्रॉस कह रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए आपने क्या करा? आपने बीज लिया, कौन सा बीज लिया? एक तो आपने बीज ले लिया राउंड ग्रीन, और एक कौन सा ले लिया? समझना देखो बात को, आपने कैसे बीज क्योंकि ये वाला ही है इसके अंदर एक मेन जो थोड़ा समझ में नहीं आता। बाकी वो ऊपर वाले दोनों तो इजी थे। इसको आपने क्या करा? एक तो बीज लिया कैसा? राउंड ग्रीन। और एक कौन सा लिया आपने? रिंकल्ड येलो। देखो अगर वो राउंड है तो प्योर राउंड है, जिसका मीनिंग है दोनों क्या मिल रहे हैं उसमें? कैपिटल आर और कैपिटल आर। और ग्रीन है तो प्योर ग्रीन है, इसलिए कैपिटल स्मॉल वाई। और ऐसे रिंकल्ड भी वो प्योर है और येलो भी वो क्या है? प्योर है। ठीक है, आपने इनका क्रॉस कराया। अब हमें भी समझ में आता है कि सर अगर इनका क्रॉस होगा तो ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे? कि जो पहला आर है कि इस स्मॉल आर के साथ जाए या इधर वाले के साथ जाए। बनाने क्या वाला है ये? कैपिटल आर। सही बात है। और पीछे वाला आर भी अगर इसके साथ जाए या उधर वाले के साथ जाए तो भी क्या बनाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सर पहला तो यही बनने वाला है। फिर अगर ये स्मॉल वाई इधर कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल वाई। और वो अगर पीछे वाले के साथ जाएगा और इधर पीछे वाला इसके साथ है, मतलब यहाँ पे क्या है? ऑप बनेंगी तो कितनी चीजें? चार बनेंगे। और चारों क्या होंगे? सेम होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। है ना। तो आप ये मत देखना अगर बुक में अगर आप देखो कि सर इन दोनों क्रॉस करवाया और इसने ये बना दिया और यहाँ पे सिर्फ कितने ऑप्शन बनाए इसने, तो क्या एक ही बनता है क्या ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन तो कितने बनते हैं? चार। पर इसने चारों नहीं बनाए, इसने सिर्फ कितना बनाया? एक बना के ये दिखा दिया कि भाई एक ही बनेगा। और इसने यहाँ पे देखो वो भी लगाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे लगाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? कि दोनों आर में से एक आर लिया, दोनों वाई में से एक वाई लिया। ठीक है। इधर भी दो आर थे, स्मॉल आर, तो इसने एक स्मॉल आर ले लिया। क्योंकि क्या हो रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग हो रहे हैं सारे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे क्रॉस होने पे, ये गैमेट मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और कैपिटल वाला खुद को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो ये बीच कैसा दिखेगा? राउंड येलो। पर प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये तो इजी चीज है। F1 जनरेशन में बात आएगी जब आप F1 का क्रॉस किससे कराओगे? सेम F1 से। मतलब आप कौन सा क्रॉस करवाने वाले हो यहाँ पे? F1 का F1 से। मतलब कौन सा पॉलिनेशन हो गया ये? अगर मैं इसका इसी के साथ कराऊंगा तो कौन सा हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसी के साथ में क्रॉस करवाते हैं हम और देखते हैं अब किस किस तरह की चीजें आ सकती है ना। ये बनवा रखी है वैसे टेबल आपको? बनाई थी ना? चलो बनाते हैं इसको दोबारा। क्या करना है हमें देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाना है। अब देखो किस किस तरह के गैमेट बनेंगे यहाँ पे जब सेग्रीगेशन लगेगा। तो इन दोनों में से क्या क्या अलग होंगे? ठीक है, और इसमें से क्या अलग हो जाएगा?
कैपिटल आर के साथ जा सकता है, तो एक तो क्या बन गया, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, इसको वैसे मत करो, हाँ हाँ, इसको अभी क्रॉस मत करो, पहले इसको उस टेबल की तरह अकॉर्डिंग जमाते हैं अपन, कि कैपिटल आर जो होता है वो इधर कैपिटल आर जो है इधर किसके साथ जा सकता है, मतलब एक तो ये चीज बन सकती है गैमेट में, और एक गैमेट किसका बन सकता है, कैपिटल आर का, फिर एक स्मॉल आर का, और एक स्मॉल आर का, तो ये वाला जो था इसके ऑप्शन यहाँ लिख दिए। अब इस वाले के ऑप्शन कहाँ लिख देते हैं अपन, अब देखो ये कैपिटल आर जो है वो किसके साथ जा सकता है, फिर कैपिटल आर किसके साथ में जा सकता है, फिर स्मॉल आर किस साथ में चल जाएगा, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर किस साथ में चल जाएगा, तो इसके तो लिखे यहाँ पे ऑप्शंस, और उसके लिखे, और देखो इन दोनों आर में से यहाँ पे एक ही आर क्यों लिया, क्योंकि अपन बना रहे हैं गैमेट, और गैमेट में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से कि जब गैमेट बनता है तो पेयर ऑफ एलीलीज जो होती हैं उनमें सिर्फ कितनी एलीली आगे पहुंच पाती है, तो दोनों आर में से क्या आ गया, सिर्फ एक आर, और दोनों वाई में से हमने क्या लिया, एक वाई, पर हम यहाँ पे एक साथ कितने कैरेक्टर देख रहे हैं अब इसके अंदर, इस गैमेट में, एक तो शेप है और एक कलर है, इसलिए इसको कौन सा क्रॉस कह रहे हैं, अब आगे समझ में, अब इसका क्रॉस स्टार्ट करते हैं, देखो इन दोनों को, चुप हो जाएगा क्या गलत बोला तूने, छोटा भाई बोला तूने अभी, कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी इसके साथ चल जाएगा ऐसे, पता है ना तो आप लोगों को, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में और स्मॉल वाई, अब इसका इसके साथ, फिर इधर, अब इसका इसके साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इन दोनों का, ठीक है, ये टेबल बना लोगे इस तरह से, भाई इसका इसके साथ कराया, हो जाएगा ये, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि सर जो भी, जब क्या होगा F1 का क्रॉस F1 के साथ ही कराओगे, और कौन सी जनरेशन बनेगी, तो वो F2 जनरेशन जो होगी उसके पास में कितने ऑप्शन रहेंगे, 16 ऑप्शन रहेंगे, कितने ऑप्शन रहेंगे, 16 ऑप्शन, 16 ऑप्शन रहेंगे उसके पास में, कि वो कौन से जीन को प्रेफर करता है या वो क्या बनना चाहता है, 16 ऑप्शन है उसके पास। अब 16 ऑप्शन में बात आती है कि सर वो 16 जो ऑप्शन है उनका एक तो कौन सा रेशियो बता दो, और एक कौन सा बता दो, फिनोटाइप रेशियो, मतलब फिजिकली दिखने में सेम। अब फिजिकली दिखने में देखो क्या हो सकता है, फिजिकली दिखने में सेम कैसे हो सकते हैं, कि या तो राउंड हो सकता है, और साथ में कौन से कलर का हो जाएगा, एक वो हो सकता है राउंड के साथ में क्या हो सकता है, फिर एक वो क्या हो जाएगा रिंकल्ड के साथ में येलो, और एक क्या हो जाएगा रिंकल्ड के साथ में, आ रही बात समझ में, चार ही हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले बता दो राउंड येलो कौन कौन से हैं, 4, 5, ये तो नहीं है, ये ग्रीन हो रहे हैं, 6, 7, 8, और ये 9, मतलब 9 जो केसेस है वो किसके दिखने में कैसे हैं, ये राउंड येलो दिखने के अंदर, हालांकि इनके सबके जीन क्या दिख रहे हैं हमको अलग, पर दिखने में सेम है सारे। अगला क्या है राउंड ग्रीन, ये है राउंड ग्रीन, 2, 3, रिंकल्ड येलो,
1 2 3। मतलब रिंकल्ड ग्रीन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी कम आ रही है कि अगर आप F1 का F1 से क्रॉस करवा रहे हो तो बीच की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो कैसा होगा दिखने में, रिंकल्ड ग्रीन। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बन रही है, राउंड येलो की। बात करें जीनोटाइप रेशियो तो जीन्स के अकॉर्डिंग कौन सेम दिख रहे हैं? क्या ये कैपिटल आर कैपिटल वाई वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई दिख रहा है कहीं पे ऐसा सेम कहीं पे? ऐसा नहीं दिख रहा ना। तो इस तरह का एकमात्र जीन है सर, ऐसा जीन कहीं दिख रहा है? और एक एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे दो जीन है, ऐसा दिख रहा है कहीं पे? एक दो, तो ये फिर इस तरह का 1 2 3 तरह का, एक इस तरह का, एक दो, एक ही ऐसा। ये कैपिटल का है ये पीछे वाला, एक मात्र ही है। ऐसे दो हैं, ऐसा एक है। तो इसका रेशो बन गया ये। ठीक है, 1:2:2:4 1:1:1। अब आप इसको किसी भी तरह से याद रखें तो याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस तरह क्रॉस करोगे तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो ये रेशो आप याद ही कर लो। और फिनोटाइप रेशो तो याद होना ही चाहिए, है ना, जीनो हो या नहीं हो लेकिन फिनोटाइप वाला होना चाहिए। तो ये आपने जो क्रॉस करा है कौन सा क्रॉस कहलाता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस को भूलो मत, आपने क्यों करा? आपने इसको इसलिए करा ताकि आप बता सको मेंडल का थर्ड लॉ। कौन सा लॉ है वो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो यहाँ पे क्या सिखाता है, वो सिखाता है कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस को हम देख रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या आ रहे होते हैं, जब ऊपर से एलिल आ रही होती है तो एक एलिल दूसरे एलिल के साथ में इंडिपेंडेंट होती है। या हम कह सकते हैं एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। कैसे? जैसे मुझे ये वाला बीज दिख रहा था, ये कैसा था सर? ये दिखने में था राउंड येलो, दिखने में कैसा था? ठीक है, अब इससे आगे जब इसके अंदर मान लो डिवाइड होंगे, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये फिक्स नहीं है कि जब ये इधर राउंड निकलेगा तो इसके साथ में कौन ही है, येलो ही है। क्योंकि बीज दिखने में कैसा था? अगर मैं आपसे पूछूं ये बीज दिखने में कैसा है, राउंड येलो है। अब मान लो मुझे कोई बीज दिखा और मैंने कहा देखो ये राउंड येलो बीज है, ठीक है, और मैं कहूंगा देखो इससे अब आप तो इसको है ना उगाओ, और कंफर्म इससे क्या बनने वाला है, राउंड येलो जैसे पेड़ उगेगा। तो ये बात सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? क्योंकि अगर इधर राउंड वाला कैरेक्टर आ रहा है तो जरूरी नहीं है उसके साथ में पीछे वाला कैरेक्टर कौन सा ही है, येलो। नहीं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब राउंड जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है येलो के साथ में। एक कैरेक्टर कभी दूसरे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता कि लड़के लड़के का फिक्स है कि लड़का अगर लंबा है तो उसका जो स्किन का कलर होगा वो कैसा होगा, फेयर। ये बात फिक्स नहीं है। स्किन के कलर से और उसकी हाइट से कोई लेना देना, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहा है कि राउंड जो है वो येलो से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। राउंड के साथ में येलो भी आ सकता है और राउंड के साथ में ग्रीन भी आ सकता है। वो चीज हमने यहाँ पे देखी है, इसलिए इतने सारे फीचर्स बन के आए हैं यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? द रिजल्ट ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस इनेबल्ड मेंडल टू फॉर्मुलेट इज सेकंड लॉ। सेकंड क्या, सॉरी, थर्ड लॉ हो जाएगा ये आपका। क्या है ये? इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स। जब आपके पास ट्रेड के अंदर एक से ज्यादा पेयर आते हैं इन ए क्रॉस, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट। तो जो ट्रेड्स के पेयर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि राउंड के साथ में कौन ही जाएगा, येलो कौन जाएगा राउंड के साथ में। ऐसा फिक्स नहीं होता। राउंड के साथ में येलो भी जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है। कह रहा है ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंट होते हैं
किसी के साथ भी जा सकता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वही चीज है कि अगर लड़का हाइट में बड़ा है तो जरूरी नहीं है वो फेयर हो, वो डार्क भी हो सकता है। यहाँ पे कलर का और हाइट का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता। बताओ किसी को ये वाला समझ में नहीं आया हो तो। ये रेशो आ गया समझ में, वो आ गया फिनोटाइप रेशो। ये बना लोगे, क्रॉस कर दोगे, इसको तो छोड़ देना। बस लास्ट टॉपिक देख लो इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन, बाकी हो गया ये। मतलब मेंडल का काम तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेंडल का लेकिन जो काम था उसके अकॉर्डिंग हमने एक हमारी डेली लाइफ में जो चीज देखने को मिलती है वो क्या है, एक सेक्स डिटर्मिनेशन। कि जब भी चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, ऑफ स्प्रिंग आता है, तो क्या उसका जो सेक्स होता है, मतलब वो मेल होगा या फिर फीमेल, क्या वो पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, या वो नेचुरल प्रोसेस होता है, मतलब नेचुरली वो डिटरमाइन होता है क्या। ठीक है, तो उसमें जो मेंडल ने बताया था वही सेम चीज काम करती है। क्या काम करती है, यहाँ पे इसमें कह रहा है इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल जेनेटिक क्रोम, इसको छोड़ो, ह्यूमंस हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। या तुम कह सकते हो कि इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स के पेयर मिलते हैं, 23 पेयर होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के। इसको बस ऐसे सिंपल वर्ड्स में याद रखो, ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और क्रोमोसोम वही होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास ऐसे 23 पेयर होते हैं। 23 में से चाहे से मेल हो या फिर फीमेल, उसमें कितने पेयर सेम मिलते हैं, 22 पेयर क्या होते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से बॉडी के स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं मेल और फीमेल के। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, डिफरेंट, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनका डिफरेंट होने का कारण क्या होता है कि 23 पेयर में जो 22 सेम थे वो तो सेम है ही, लेकिन वन पेयर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उस डिफरेंट क्रोमोसोम को, उस डिफरेंट पेयर को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो एक पेयर डिफरेंट है, ये एक पेयर क्या होता है, इस एक पेयर में डिफरेंस ये होता है कि अगर बात आती है मेल की, तो मेल में ये किस तरह से मिलता है हमको, एक्स वाई। और अगर फीमेल में बात करते हैं तो ये पेयर हमको कैसे मिलता है, एक्स एक्स में। ठीक है, ऐसे मिलते हैं ये। तो ये जीन हो गया एक एक्स वाई, और एक कौन सा जीन हो गया, या क्रोमोसोम कह दो, कि एक तो हो गया एक्स वाई और एक कौन सा हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए ये तो मेल था और ये कौन है, दोनों के बीच में क्या हो गया, क्रॉस। क्रॉस होते ही अब क्या होगा, एक्स के साथ में एक बार एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स हो गया। फिर ये एक्स के साथ में उधर वाला एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स हो गया। एक्स ये वाई के साथ में इधर एक्स चल जाएगा तो एक्स वाई, वाई के साथ में उधर वाला एक्स आ जाएगा तो एक्स वाई। आया समझ में। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो क्या क्या बन रहा है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। मतलब एक्स एक्स जो होगा वो तो फीमेल होगी, तो फीमेल होने के मतलब गर्ल होने के चांस कितने हैं यहाँ पे, और दो ही चांस किसके हैं, बॉय होने के। मतलब हम कहते हैं यहाँ पे कि चांसेस कितने परसेंट रहते हैं, 50-50 चांसेस रहते हैं। 50% चांस है बॉय होने के और 50% चांस है गर्ल होने के, है ना। इस तो बस यही चीज जो होती है वो किसके अंदर बताई जाती है आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये बताता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो एंटायरली डिपेंड करता है मेल के स्पर्म के अंदर, कि उसके अंदर जो वो एक्स वाई फैक्टर है वो मेल के वाले जो मेल होता है उसके गैमेट में होता है वो एक्स वाई फैक्टर। फीमेल वाले का फैक्टर में, फीमेल का जो फैक्टर होता है उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो फीमेल से तो फिक्स है, फीमेल के अंदर तो क्या है, एक्स एक्स है, तो यहाँ से कोई डिफरेंस तो आने ही नहीं वाला। वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसके गैमेट से होता है, मेल के गैमेट से। कि जो आगे बनने वाला सेल है वो मेल से कौन सा ले लिया, अगर एक्स, तो फीमेल मतलब लड़की हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। और अगर उसने मेल से कौन सा ले लिया तो बॉय हो जाएगा। हाँ, तो ये एंटायरली किस पे डिपेंड करता है, मेल के गैमेट पे। मेल पे भी डिपेंड नहीं करता, मेल को क्या पता कि वो सेल जब बनेगा वो कौन सा लेगा, मेल को भी नहीं पता ये। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो है ह्यूमन जो है वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो हाइब्रिड वाला सिस्टम है उसमें तो फिर आप कर सकते हैं, हाँ हाइब्रिड के अंदर।
आ गया समझ में?